हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए जो है क्लास लेकर आए, क्लास 10th, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को तुम देख सकते हो। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं धातु और अधातु। ये हमारा 3rd चैप्टर है। अब धातु अधातु शुरू करने से पहले थोड़ी सी हम कुछ बातें जो है आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे आपके बीच में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो सकते हैं। साथियों, बात ऐसी है कि आपने एक लोहे की छड़ देखी होगी, है ना। जब हम लोहे की छड़ को देखते हैं, मान लेता हूँ कि ये कोई मेरे पास एक लोहे की छड़ है। अब जब मैं किसी लोहे की छड़ को अगर मैं ऐसे मारता हूं हथौड़ा, जब हथौड़ा मारता हूं तो क्या ये पूरी तरह से इस तरह से बिखर जाती है? क्या इस तरह से बिखरने को हम कहते हैं भंगुरता। क्या बिखरती? ये कभी भी नहीं बिखरेगी, बल्कि ये एक इस तरह का जो है शेप, जहां पर आप हथौड़ा मारते हो वहां थोड़ा सा झुक जाती है। मतलब जो आप इस पर हथौड़ा मार रहे हो, इसको हथौड़े मारने की प्रोसेस को विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं आघात कर रहे हैं। वैसे हमारी वैचारिक भाषा में भी हम आघात का यूज करते हैं। जब आदमी के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आती है तो वो कहता है कि मेरे ऊपर एक से एक आघात आ रहे हैं। इसी तरह से मैं अगर बात करता हूं आप लोगों के बीच में, तो ये जो है एक लकड़ी है ना। जब मैं इस लकड़ी के ऊपर एक हथौड़ा मारता हूं तो उस हथौड़े से ये लकड़ी इस तरह से जो है बिखर जाती है। नंबर 1 काम का बात यह है कि ये क्या हो जाती है, ये बिखर जाती है। जब ये बिखर जाती है तो अर्थात ये भंगुर है। जब मैं इस लोहे की कील को अगर यहां से गर्म करता हूं, यहां से मैं इसमें करंट लगाता हूं, तो आप लोगों को इस सिरे पर अगर आप हाथ से इसे टच कर रहे हो तो आपको क्या होगा? अनुभव होगा या नहीं? आपको यहां अनुभव होगा। अगर मैं इसको यहां से गर्म करता हूं तो आपको इस सिरे पर क्या अनुभव होगा? हम कहेंगे नहीं होगा। अगर मैं इस सिरे को इधर खींचता हूं और अगर इस सिरे को खींचता हूं तो ये जो इतनी बड़ी सी राड है मेरी लोहे की, ये राड इस तरह से थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। मैं ये सारी डिटेल्स में समझाऊंगा आप लोगों को। तो ये क्या हो जाती है? हल्की सी बढ़ जाती है। बल्कि मैं जब इस लकड़ी को इन दोनों सिरों पर अगर जकड़ कर खींचता हूं तो साथियों, ये लकड़ी का जो सिरा रहेगा वो यहां से क्रैक हो जाएगा, है ना। ये दोनों सिरे जो है इसके क्या हो जाएंगे? क्रैक हो जाएंगे। तो मैंने पाया कि मैं जब किसी धातु को लेता हूं तो मैं खींच देता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर धातु और अधातु की। इधर मैं बात कर रहा हूं धातु की और इधर बात कर रहा हूं मैं अधातु की। आपको कुछ और डाउट्स रहे होंगे, जैसे कि आपने जितनी भी गैस देखी है, सारी गैस हमारी क्या होती है? अधातु होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लोहा, चांदी, सोना, ये अधिकतर चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें धातु होती है। तो मैंने एक कंपैरिजन करा कि यार धातु को मैं खींच सकता हूं। जब मैंने इसको हथौड़ा मारा तो इसमें एक हल्की से ऐसा साउंड बना जैसे टन टन। आपने लोहार के यहां देखा होगा कि वो जब लोहे की छड़ को, या सुनार के यहां देखा होगा, जो धातुओं की चीजें रहती है, हम इन पर आघात करते हैं तो उनमें टन टन जैसे साउंड की आवाज आती है, जिसे विज्ञान की भाषा में कहा जाता है मेटालिक साउंड। मैंने इनमें देखा था कि इनमें क्या होता है? मेटालिक साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। और मैंने देखा था कि जो मेरी अधातु रहती, इनमें कोई मेटालिक साउंड नहीं होता। तो साथियों, इसी तरह से आप लोगों को धातु अधातु का अनुभव होता है। धातु में मैंने क्या करा था? मैंने जब एक सिरे में करंट लगाया, एक सिरे में अग्नि दी, दूसरे सिरे में मैंने अनुभव किया। अर्थात ऐसी चीजें जो अपने आप से अंदर से करंट को
जाने देती है, विद्युत को जाने देती है, ऐसी चीजों को मैं क्या कहता हूं? सुचालक कहता हूं। और आपने देखा था कोई गैस का भरा गुब्बारा है, अगर मैं उसमें यहां करंट लगाता हूं, मैं यहां आग लगाता हूं, तो क्या इस सिरे पर आपको अनुभव होता है? आप कहोगे हमें नहीं होते। और ऐसी चीजें जो करंट का, जो विद्युत का, उष्मा का संचालन नहीं करते हैं, ये चीजें कहलाती है कुचालक। तो साथियों, आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम धातुओं के सारे गुण पढ़ेंगे, धातुओं की अनेक चीजों के साथ क्रियाएं पढ़ेंगे कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करती है। धातु अधातु में हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जो विशिष्ट हो। जैसे मैंने कहा कि सारी धातुएं कठोर होती है, लेकिन एक धातु ऐसी रहती है जो तरल होती है, वो कहलाता हमारा पारा, जिसका सिंबल जो होता है वो होता है Hg। जैसे इंग्लिश की भाषा में कहा जाता है मरकरी। अब जब अधातु की बात करते हैं तो ऐसी एक अधातु होती है, जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था, कार्बन का अपरूप हीरा। हीरा अधातु होते हुए भी कठोर होता है। एक ऐसी अधातु होती है जो अपने आप में से विद्युत का प्रवाह भी करती है, जैसे कि ग्रेफाइट। तो चलते हैं साथियों, पूरे सेशंस का एक रिव्यू आप लोगों को मैंने बताया इस क्लास के माध्यम से, और चलते हैं अगले सेशंस में। बिल्कुल आप लोगों को इत्मीनान से जो है देखिएगा, 1-2 क्लास में पूरा 3rd यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा, और इत्मीनान से जो है पढ़ते हैं। तो सबसे पहले साथियों, आपने देखा होगा कि जो धातु होती है जैसे सोना चांदी, अपने आप में एक चमक रहती है उनके ऊपर। ये धातु लोहे की भी रहती है, जैसे एल्यूमिनियम, वो अपने इनके ऊपर अपने आप क्या रहती है? चमक रहती है। और इस चमक को क्या कहते हैं? हम धात्विक चमक कहते हैं। तो जब धात्विक चमक की बात करता हूं तो क्या कहते हैं? अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह पर हल्की हल्की चमक होती है और चमकदार सतह होती है। तो धातु के इस गुण धर्म को हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। क्योंकि हम धातु के सारे गुण पढ़ रहे हैं, तो मैं एक एक गुण को आप लोगों को डिस्कस करता हूं। आपने आपके घर में आपकी मम्मी और बहन, जो भी अपने परिवार के सदस्य सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं, आपने उन आभूषणों में कभी क्या आपकी मम्मी ने जो चांदी के आभूषण बनाए, क्या बार बार उनको धोकर उनकी चमक रखते हैं क्या? नहीं। वो अपने आप में क्या रहती है? उनके ऊपर एक चमक पाई जाती है, और उसी चमक को हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं, या मेटेलिक ब्राइटनेस कहेंगे ऐसी चीज को। तो धात्विक चमक किसे कहेंगे? हम कहेंगे कि शुद्ध रूप में जो धातु होती है उसकी सतह चमकदार होती है, और धातु के इसी गुण को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। यहां से क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड बात है साथियों, आघात वर्ध्यता। अब ये आघात वर्ध्यता किसका गुण है? हमने अभी बात की थी, आघात वर्ध्यता मेरे किसके ऊपर करी थी? मैंने धातु के ऊपर करी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि आघात वर्ध्यता किसका गुण है, तो हम क्या कहेंगे? धातु का है ना। तो देखिए, धातु के पतले तार के रूप में खींचे जाने पर वो हम तन्यता कहते हैं, है ना। सॉरी साथियों, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये तन्यता। जब किसी धातु को इस तरह से खींचा जाए और उसे एक पतले तार के रूप में अगर हम व्यवस्थित किया जाए, तो हम क्या कहते हैं? उसे कहेंगे तन्यता। क्या कहेंगे? हम उसे तन्यता कहते हैं। ये जो डेफिनेशन से यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ पर आना था तन्यता। अब आघात वर्धना किसे कहते हैं? आघात वर्धना किसे कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं जब किसी भी धातु की किसी चीज को पीट कर हम अगर उसे एक चादर के रूप में बना देते हैं, तो हम उसे कहते हैं आघात वर्ध्यता। तन्यता को इंग्लिश में कहते हैं टेनिसिटी, और आघात वर्ध्यता को कहते हैं मैलेबिलिटी। तो आघात वर्ध्यता के बारे में, जब किसी भी धातु को पीट कर एक चादर के रूप में अगर व्यवस्थित किया जाए, तो हम कहेंगे आघात वर्ध्यता। और अगर दोनों सिरों को खींचकर इस तरह से अगर एक तार के रूप में अगर बनाया जाए, तो हम इसे कहेंगे तन्यता। और ध्यान रखिएगा, जो सोना होता है हमारा सबसे अधिक तन्य धातु है। अगर आपसे पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव्स में भी इस तरह से पूछा जाए कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे?
हमारा सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, धात्विक ध्वनिक या सोनोरस। मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने एक धातु को जो है धातु के हथौड़े से पीटा था, जब मारा था तो उसकी सतह पर, जैसे आप घर जाना, आपके घर पर जैसे सिंपल सी बात है, आप जब स्कूल्स में पढ़ते थे तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में एक इस तरह की घंटी लगी होती थी। जब चपरासी आता था और घंटी को ऐसे मारता था और घंटी ऐसे बोलती टन 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 टन, तो ये क्या चीज है? ये ध्वनिक या सोनोरस है। तो क्या होता है, जब धातु को किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है, क्या वह कोई आवाज उत्पन्न करती है? हाँ, जो धातु या कठोर सतह से टकराने पर जो आवाज उत्पन्न करती है, उसी आवाज को हम क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी किसी धातु से, मैंने कहा था घंटी से अगर मैं हाथ मारता हूं तो क्या वो टन-टन की आवाज करती? क्योंकि मेरा हाथ मुलायम है। जब मैंने कोई कठोर चीज उस घंटी से टकराई तो कैसी आवाज आई? टन टन, एक धात्विक आवाज, ध्वनिक आवाज, ध्वनिक होती है, मेटलिक साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसी चीज को सोनोरस कहते हैं। नेक्स्ट है साथियों, अपरूप की बात आती है। तो अपरूप क्या है? अपरूप देखिएगा, अपरूप को हम सीधी भाषा में अगर कहें तो एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू। मान लेता हूं कि आपने देखा होगा किसी भी चीज को, मान लेता हूं ये ए, कोई ये पर्टिकुलर आदमी है, अगर कहीं कहीं ए किसी और रूप में आपको दिखा, मान लेता हूं यहां पर आपके जो टीचर के रूप में दिखा, जब वही आदमी खेत पर गया तो किस रूप में दिखा? वही आदमी खेत पर गया तो किसान के रूप में दिखा। आदमी एक है लेकिन दो रूप है, तो ऐसी चीजों को कहते हैं अपरूपता। और साथियों, अपरूपता सबसे ज्यादा कौन दिखाता है? कार्बन दिखाएगा। इससे आगे का चैप्टर है उसमें हम कार्बन को ही पढ़ेंगे, उसमें और काफी डिटेल्स में पढ़ा जाता है। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है, क्योंकि कार्बन एक गैस है, कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं, है ना? अलग अलग रूप में रहेगी तो हम क्या कहेंगे? अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का ही अपरूप है, क्योंकि एक तो हुआ हीरा, है ना, एक हुआ हमारा हीरा, और एक क्या हुआ साथी? ग्रेफाइट। और हीरा अपने आप में बहुत ही कठोर धातु है। आप ध्यान रखना, हीरे से हम क्या करते हैं? हीरे से हम कांच को काटने का काम भी हीरे से ही किया जाता है। इसका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है। और कार्बन का ही दूसरा रूप क्या होता है? हमारा ग्रेफाइट। तो मैंने कहा था अभी, आप शुरू में हमने बात करी जब किया था कि ये विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट आपने कहीं देखा है? आप, मैं बता दूं आपने कहाँ देखा है? आपकी जो पेंसिल होती है वो पेंसिल किसकी बनी होती है? वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर हम पेंसिल के एक सिरे में करंट लगाते हैं तो दूसरे सिरे में हमें करंट का अनुभव होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। थर्ड बात करती साथियों, उभयधर्मी ऑक्साइड्स। तो धातु के कुछ ऐसे ऑक्साइड रहते हैं जो अम्ल या तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, और दोनों से अभिक्रिया करने पर क्या बनाते हैं? लवण तथा जल प्रदान करते हैं। हम ऐसी चीज को उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, अम्ल एवं क्षार के साथ एल्यूमिनियम, अम्ल एवं क्षार के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। वो जो है आप लोगों को मैं नोट करवा देता हूं। देखिए क्या होते हैं, और जल प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण नोट कर लीजिएगा, Al2O3
प्लस 6 HCl। तो HCl क्या है, अम्ल है। जब इसके साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, 2AlCl3 प्लस 3H2। क्या हुआ, जल बना। तो ऐसी ऑक्साइड्स क्या कहलाई हमारी, उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहलाती है। क्या कहलाता है ये, उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहलाता है। तो ये तो हो गया हमारा अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब इसी Al2O3 की हम किसके साथ क्रिया करवा देते हैं, इसकी क्रिया करवा देते हैं क्षार के साथ। 2NaOH जो है हमारा क्षार है, जब इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो 2NaCnAlO2 प्लस H2O जो है बनता है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था NaOH क्या है हमारा, ये है क्षार, ये HCl क्या है, ये हमारा अम्ल। हमने अम्ल और क्षार दोनों के साथ जब क्रिया करवाई तो क्या बना, हमें जो है लवण, ये हमारा हो गए लवण, और H2O हमारा जल। लवण और जल प्राप्त हुए तो हम क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स को। अब एनोडीकरण क्या होता है साथियों, आपने देखा होगा, जैसे कि बहुत बार जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर पे आप एक लोहे की छड़ लाए। अब उस लोहे की छड़ को जो है आपने अगर खुले वातावरण में इस तरह से रख दिया तो उस पर क्या होगा, उस पर जो है जंग लग जाएगी, और जंग को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। इससे पहले के चैप्टर में शायद हमने संक्षारण को पढ़ा है डिटेल्स में। तो उसको हटाने के लिए इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक जस्ते की जिंक की एक परत चढ़ाते हैं, और उसी परत को हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम की परत चढ़ाते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, या है ना। तो क्या होता है एनोडीकरण, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जिससे कि वायु के संपर्क में एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत की निर्माण होता है, जिससे हम संक्षारण को जो है बचाती है, हम क्या कहेंगे, एनोडीकरण कहेंगे। एनोडीकरण क्या होता है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड्स की परत बनाने की प्रक्रिया होती है, जिससे वायु के संपर्क नाम पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करने से इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके जो है ऑक्साइड्स की एक मोटी परत बना लेती है ना। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है। एक्वारेजिया क्या होता है साथियों, एक्वारेजिया क्या होता है, एक HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण रहता है, जिसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है वो 3 में रहता है, और नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल जो होता है हमारा 1 रेशो में रहता है। बोले तो ये 66% रहेगा, ये जो है ना, और ये कितना रहेगा, ये 33% के आसपास रहेगा। एक ऐसा मिश्रण बनाया जाता है जो मिश्रण अपने आप में लोहे को भी गला सकता है ना। इसीलिए ये एक्वारेजिया वही रहता है, क्या रहता है कि HCl और नाइट्रोक्लोरिक अम्ल का एक मिश्रण है जो अपने आप में लोहे को गला लेता है, जबकि दोनों में किसी अम्ल के अकेले की यह क्षमता नहीं होती है। आइया हाँ, तो साथियों एक्वारेजिया जो होता है ये क्या करता है, हमारा एक्वारेजिया एक भभकता हुआ द्रव की तरह होता है। ये प्रबल संक्षारक होता है तथा प्लेटिनियम और गोल्ड जैसी चीज़ों को गलाने में समर्थ होता है। अगर हमें सोने को और प्लेटिनम को कहीं गलाना है तो हम किसका यूज करेंगे, एक्वारेजिया का यूज करेंगे। ठीक। एक्वारेजिया में अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्वारेजिया जो होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे रायल जल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रायल जल भी कहा जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारा एक्वारेजिया होता है, इस एक्वारेजिया में जो है हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रोक्लोरिक अम्ल का कितना कितना रेशो रहता है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें नाइट्रोक्लोरिक अम्ल का
और साथ साथ है ना, साथ साथ अगर बात की जाए आपसे कि नाइट्रोक्लोरिक अम्ल कितना रहेगा, 1 में रहेगा। अगर मैं परसेंटेज में बात करता हूँ साथियों, ये जो है 66% के आसपास रहेगा। क्या रहेगा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 66% रहेगा। और साथ साथ अगर नाइट्रोक्लोरिक अम्ल की बात की जाए तो नाइट्रोक्लोरिक अम्ल जो है 33% के आसपास रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मेरे हिसाब से किसी भी तरह का आप लोगों को डाउट नहीं रहा होगा। साथ साथ साथियों बता देता हूँ आपको कि अगर आपको किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है आप लोगों को, तो आप लोग जो है हमें साथ साथ आप लोग हमें जो है, हाँ, अगर मैं यहाँ से आप लोगों को पूछता हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहता है उसका फार्मूला है HCl, है ना। अगर आपसे नाइट्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला अगर कोई पूछता है तो HNO3। क्या है, HNO3 किसका है, नाइट्रोक्लोरिक अम्ल का जो है फार्मूला होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से मेरे हिसाब से सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर हो गए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं साथियों, मिश्र धातु किसे कहते हैं। अब मिश्र शब्द से ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मिश्र अर्थात मिश्रण। मिश्र किस शब्द से बना, मिश्र बना है मिश्रण से। अब मिश्रण का मतलब क्या होता है, मिश्रण। अगर मिश्रण किसको कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक चीजों को अपन एक साथ घोलेंगे। अब जब बात इसमें धातुओं की होती है साथियों, तो 2 या 2 से अधिक, क्या कहेंगे हम, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक। क्यों, क्योंकि 2 भी हो सकती है धातुएं या 2 से अधिक भी हो सकती है। ओके, 2 या 2 से अधिक, जैसे बात करता हूं मैं ब्रॉन्ज। जब ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो कॉपर प्लस जिंक, है ना। इस तरह से ब्रास की बात करते हैं तो कॉपर प्लस जो है कॉपर प्लस, सॉरी मैं देखता हूं उसके बाद जो है आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से जो है मिश्र धातुओं क्या क्या होती है, कौन कौन से, इस पर बाद में हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है साथियों, तैयार करने से पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। जैसे कॉपर के साथ में अगर जिंक बनाता हूं तो शायद ब्रास बनता है, तो कॉपर को जो है इसको गलाएंगे हम, इसका मिश्रण जो है इस तरह से तैयार कर लिया, ये मूल धातु है इसलिए। अब इसमें एक निश्चित अनुपात में जो है मैं जिंक लाता हूं, जैसे कि मैं, तो एक निश्चित अनुपात में जो है, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में जो है इसमें फिर मैं जिंक मिलाऊंगा और इस तरह से एक निश्चित मतलब विलीन हो जाते हैं और एक कमरे के ताप पर शीतलकृत किया जाता है। कमरे के ताप पर जो है लिक्विड ठंडा किया जाएगा और उस तरह से मिश्र धातु तैयार की जाती है। अब साथियों सक्रियता श्रेणी क्या होती है, बहुत बार आपने एक शब्द सुना होगा कि यार वो बहुत सक्रिय आदमी। सक्रियता का मतलब होना एक रिएक्टिविटी ज्यादा होना। जब किसी चीज में ज्यादा रिएक्टिविटी होती है तो हम क्या कहते हैं, सक्रिय। अब सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी जिसमें कि धातुओं की उसकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित किया जाता है। अब अवरोही क्रम में किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा, अवरोही क्रम ऐसा अवरोही क्रम है साथियों जिसमें कि सबसे अधिक को ऊपर, अवरोही सबसे, जैसे कि सबसे अधिक अगर, हाँ जैसे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, जैसे कि मान लेता हूं क्या, सही बात है, पोटेशियम जो है हमारी सबसे अधिक क्रियाशील है तो सबसे ऊपर। फिर उसके बाद बात करते हैं सोडियम, जिसके बाद नीचे आता है कैल्शियम, फिर आता है हमारा मैग्नीशियम। तो इस तरह से हम इस एक मैनर वे में व्यक्त करते हैं। जैसे सबसे कम क्रियाशील धातु होती है हमारी गोल्ड किसको कहते हैं, सोने को। तो इस श्रेणी में सोने को सबसे नीचे रखा जाता है। ठीक है, देखिए ये इस तरह से, तो ये जो हमारा है पोटेशियम, ये क्या है हमारी पोटेशियम को लिखेंगे हम सबसे
अधिक क्रियाशील। इसमें जो सबसे ऊपर होता है साथियों वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उसके बाद ये है, उसके बाद है ना, उसके बाद सोडियम, सोडियम से नीचे आएगी बात तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। जिंक होता है साथियों ये घटती अभिक्रिया है, मतलब यहां से ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या लिख देंगे, घटती अभिक्रिया, है ना। ये घटते हुए क्रम में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, गोल्ड है। तो हम क्या लिखेंगे इसका सामने, सबसे कम क्रियाशील धातु। अगर आपसे पूछा जाए कि सिल्वर किससे अधिक क्रियाशील है, तो गोल्ड से। सिल्वर के बाद जो है पारा, मरकरी, इसका साइन लिख लीजिए साथियों, इसका साइन होता है Hg। पारा आपने कहीं देखा होगा, मैं बता दूं कहाँ देखा था, आपने डॉक्टर का थर्मामीटर देखा था, उस थर्मामीटर में किसका यूज होता है, उस थर्मामीटर में पारे का ही यूज होता है। साथ साथ बता दूं पारा कौन सी धातु होता है, पारा बिल्कुल तरल धातु है, ठीक है। यहाँ से सक्रियता श्रेणी कंप्लीट हो गई। अब साथियों सीधी बात है, जब हम बात कर रहे हैं भूफर पट्टी पर गए, मतलब धरती पर गए, हमने खनिजों को निकाला, है ना। अगर जिस खनिज में धातु है ना, कोई एक धातु है, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे अयस्क। क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे अयस्क। ये खदान थी मेरी, इस खदान में मैंने जो मटेरियल निकाला, रॉ मटेरियल, इसे हम कहेंगे अयस्क। तो क्या है, पृथ्वी की भूपट्टी पर धातुओं के मुख्य स्रोत है, जैसे समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे समुद्र में, है ना। जैसे कुछ विलय लवणों में उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर प्राकृतिक रूप से आपने लाल जो मिट्टी देखी होगी उसमें लोहा अधिक पाया जाता है। और लोहा किस रूप में पड़ा जाता है, या तो उसके तत्व के रूप में या उसके यौगिक को हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। अब कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी ज्यादा मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, ऐसी स्थिति में हम उसे क्या कहेंगे, उसी खनिज को हम क्या कहते हैं, अयस्क। तो अयस्क क्या है, अयस्क एक तरह प्रकार का क्या है, खनिज। ठीक, यहां से आपको अयस्क हो गया। अब जब इस खनिज अयस्कों की बात करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो अशुद्धियां होगी भाई। जो हमने अयस्क निकाला था, वैसे मान लेता हूं कि मैंने खोदा था, ये एक बकेट जो है इसमें क्या है, मिट्टी है। अब इस मिट्टी में मान लेता हूं मैं, मेरे साथ क्या है, लोहा है। कौन सा है, लोहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी चीज में लोहे की भर के लाया, इसमें कुछ ना कुछ तो मिट्टी होगी, रेत, कंकर, ये सारी चीजें होगी। तो अब लोहे के अलावा इन सारी चीजों को मैं क्या कहूंगा, गैंग कहूंगा। ठीक है, तो पृथ्वी से खनिज अयस्क में मिट्टी, मिट्टी, रेत, क्या होगा, मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियां हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं। हम किसे, खनिज को अयस्क कहते हैं और इसे किसे क्या कहेंगे, गैंग कहते हैं। और इन गैंग को किस तरह से हटाया जाता है, तो धातुओं के निष्कर्षण के द्वारा। किसके द्वारा, धातुओं के निष्कर्षण के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, इनको हटाया जाता है। ठीक, अशुद्धियों को, क्योंकि धातुओं का निष्कर्षण करेंगे हम, धातुओं को साफ स्वच्छ करेंगे। अब जब धातुएं निकालेंगे तो हम गैंग को बाहर कर देंगे। अब भर्जन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा साथियों, सल्फर अयस्क। कौन सा अयस्क होना चाहिए, ऐसा अयस्क जिसमें क्या उपस्थित हो, सल्फर। सल्फर को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर सल्फर जो है ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है और क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। मान लो मैं एक रॉ मटेरियल लेकर आया, इसमें क्या मौजूद है, इसमें सल्फर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको वायु की उपस्थिति में बहुत ज्यादा गर्म करूंगा, तो ये जो सल्फर रहेगा ये ऑक्साइड गैस बना के SO2 के रूप में क्या हो जाएगा, इस अशुद्धि से या इस मिश्रण से जो है बाहर हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक है, भर्जन, जब भी भर्जन आपसे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, सल्फर के ऑक्साइड्स।
ठीक है, गर्म करा सल्फर के ऑक्साइड के साथ विलगित हो। ये अब आती है निस्तापन। तो क्या होता साथियों, निस्तापन किस चीज के लिए होता? कार्बोनेट अयस्क के लिए। जैसे कि भर्जन सल्फर अयस्क के साथ था, इसी तरह कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते। सेम एस प्रोसेस यहाँ पर कार्बोनेट के अयस्क जो क्या हुए, गर्म करा हमने तो ऑक्साइड बना के जो है उस प्रक्रिया से परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। ठीक, यहां तक अब जो है आप लोगों को किसी भी तरह का, साथ साथ अब इस पर गुण करते हैं। इस पर बात करने से पहले साथियों, मैंने जब आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया था, ये जब चीज में पढ़ा रहा था, जब हम इसके शुरुआत फेस में थे, इन सारी चीजों को आपको मैंने बता दिया था। विद्युत चालकता, अब विद्युत चालकता की अगर बात की जाए साथियों तो क्या होगा? धातु में विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। जैसे एल्यूमिनियम के तार आपके घर देखे होंगे आपने, कॉपर के तार देखे होंगे। साथ साथ जब आप ग्रामीण अंचल में छोटे घरों में रहे थे, मतलब रहते थे, तब आप एक अर्थिंग देते, अर्थ देते थे हम, तो उसमें लोहे की राड लगाई जाती थी। तो ये सारी चीजें, जो चीजें अपने आप में से विद्युत को प्रवाहित होने देती है, जो विद्युत का संचालन करती है, हम ऐसी धातु को क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम और कॉपर क्या है? हमारे धातु के सुचालक है। अब ध्वनिकता है, मैंने कहा था ना, जब धातुएं किसी कठोर वस्तु से या धातु आपस में टकराती है तो एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करती है, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं? ध्वनिकता कहते हैं। और ये प्रोसेस कब होती है? जब कोई एक विशेष प्रहार किया जाता है, तब ये प्रोसेस होती है। जब धातुएं टकराती है या धातु पर किसी भी चीज टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु के इस प्रकार गुण को ध्वनिकता कहते हैं। और ये कब होता है? जब उस पर कोई एक विशेष प्रहार किया जाता है। तन्यता, तन्यता हम पहले भी पढ़ चुके थे कि जब धातु को हम खींचते हैं और एक तार के रूप में अगर हम बदल देते हैं तो इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। अब तन्यता, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो मैंने कहा था सोना। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, साथ साथ सबसे कम क्रियाशील धातु भी सोना है। सभी धातुएं सामान्यतः ठोस होती है, पर मैंने कहा था कि पारा एक ऐसी धातु है जो केवल द्रव अवस्था में रहता है। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव होता है, एक जनरल नॉलेज का प्रश्न भी यहाँ से बन जाता है कि जो हमारा पारा रहता है ये किस अवस्था में रहता है? कमरे के तापमान पर तरल धातु के रूप में रहता है ना। अधिकतर धातु रूपहली रहती या धूसर रंग की रहती, जैसे आपने कभी भी लोहे को देखा होगा, धूसर रंग होता है उसमें, है ना। साथ साथ एल्यूमिनियम को देखा हो, ज्यादा चमकता नहीं लेकिन हल्की सी चमक रहती है। इस तरह के कलर को हम धूसर रंग कहते हैं। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम, इसमें अपवाद है क्योंकि ये ज्यादा अत्यधिक चमकदार धातु होती है। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम। सबसे ज्यादा मुक्त अवस्था में कोई धातुएं पाई जाती है तो वो है सोना और चांदी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण की बात करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण की बात करते हैं। जब धातु को हम वायु में दहन करते हैं तो क्या करती है? ये धातुओं के साथ जल कर क्या करती है? ऑक्साइड्स बनाती है। जैसे कॉपर को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूं तो कॉपर ऑक्साइड्स बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं धातुओं के। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती? क्षारीय प्रकृति होती, लेकिन कुछ धातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्ल क्षार दोनों की तरफ प्रदर्शित करते हैं। जिंक ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहलाते हैं। जिंक एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का तो मैं उदाहरण आप लोगों को दे चुका था। तो क्या होता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का? इससे पहले मैंने आपको उदाहरण दिया था। तो इस तरह के क्या करते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड्स जो है बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अम्ल से और क्षार से दोनों से क्रिया करने पर उभयधर्मी ऑक्साइड्स बनाते हैं। धातुएं ऑक्साइड जल में क्या है? अघुलनशील है। अगर आपसे कोई पूछता है अतः कुछ जल में घुलकर क्या प्रदान करती हैं? जल में घुलकर कुछ धातुएं क्षार प्रदान करती हैं। जैसे मैं सोडियम ऑक्साइड को अगर मैं जल में घोलता हूं तो क्या बनता है? 2NaOH। और NaOH क्या होता है? हमारा एक क्षार होता है। ठीक है, इसी तरह से
पोटेशियम ऑक्साइड K2O को अगर मैं जल में घोलता हूँ तो क्या बनता है, ये बनता है 2KOH। ये भी क्या है, एक तरह का क्षार होता है। ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सभी धातुओं की दर एक ही सी है, कभी एक ही दर से कभी क्रिया नहीं करती है। अलग अलग धातुएं अलग अलग तरीके से क्रिया जो है ऑक्सीजन के साथ जो है करती है। ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, है ना, Mg + O2, है ना, तो ये हो गया संतुलन Mg2O, तो ये बनता है 2MgO, है ना। अब फिर से अगर ये फर्दर H2O की उपस्थिति में करती है तो क्या बन जाती है, MgOH होल ट्वाइस। और ये क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। मतलब कैसी प्रॉपर्टी होती है इसकी, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसकी, है ना, साथ ही अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ की, है ना, इस तरह से, सॉरी चलो ठीक है, इस तरह से अलग अलग की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। अगर जल से अभिक्रिया करते हैं साथियों, तो जल से ये क्या करती है, अभिक्रिया करती है और साथ साथ कौन सी गैस निकाल देती है, हाइड्रोजन गैस निकाल देती है। धातुएं जल से क्रिया करने पर क्या निकालती, हाइड्रोजन गैस निकाल देती। इसके जो है एक दो उदाहरण जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या होगा, जैसे कि मान लेता हूँ मैं पोटेशियम को जो है H2O से हम क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा, धातु का ऑक्साइड बना तो ये बन हो गया KOH + H2 गैस जो है निकलती है। ठीक, इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि जो धातु जल से क्रिया करने पर क्या करती है, धातु एक ऑक्साइड्स बनाती है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करती है। जैसे Ca + 2H2O, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, साथ ही हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है साथियों। अब अगले सेशंस में जो है हम इनके भौतिक गुणों पर, रासायनिक गुणों पर, इनकी प्रति जो है अलग अलग चीज़ों के अंतर को डेविएटेड करेंगे और आगे नेक्स्ट सेशन में जो है इसको पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं साथियों एक अगले सेशंस में। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।